हेलो स्टूडेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले सभी एनटीटी स्टूडेंट्स अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ और उसका उन्हें बेनिफिट मिले। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस तैयारी में मैंने एक भागीदारी देना समझा कि मैं आपकी हेल्प करूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम हुए थे ना, जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, जो जून 2020 में होने थे, तो वो लॉकडाउन के वजह से नहीं हो पाए। तो वही जो एनटीटी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक एग्ज़ाम हो चुका है पहले, मतलब कि एक बार एग्ज़ाम हो चुका है। तो वो ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स मेरे पास, और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाऊँ। स्टूडेंट्स, कई बार होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसकी तैयारी कीजिए, वो क्वेश्चंस ज़रूर देखिए, उनको सीन कीजिए और उनकी हेल्प लीजिए स्टूडेंट्स। उनकी तैयारी भी कीजिए। और ये तो फिर भी जून 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ पे पिछले माह सितंबर में हुआ था। और मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ये इजी है और मुझे भी ये बहुत आसान लगा ये जो क्वेश्चंस हैं। बाकी आपकी समझ है, आपको बहुत ज़्यादा समझ है। ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का ही ये जो एग्ज़ाम है वो है, और इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें पता हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम। और ये जो DEC 1 क्वेश्चन पेपर है ना, इसके क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस मैं पहले आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है वो सारा अपना आपका जो असाइनमेंट्स हैं वो सारा आपका वही है जो आपने प्लानिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाने की टाइमिंग है, जो सारी आपकी असाइनमेंट है आपको वही लिखनी है। और बाद में आपका क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन सी क्रियाओं को ध्यान में रखा है अपनी असाइनमेंट बनाते समय, और अपना स्तर कार्य बनाते समय आपने कौन कौन से पहलू हैं जो ध्यान में रखे हैं। बहुत आसान है वो दोनों क्वेश्चंस। और आगे क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DECE, डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। यदि आपको नहीं पता है तो ये देखिए इसकी फुल फॉर्म है, जो मेरे पहले वीडियोस हैं बहुत बार मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है। DECE की बहुत बार फुल फॉर्म मैंने एक्सप्लेन भी की है। तो आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आप देख सकते हो यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 और ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो ये DECE 1 है, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस। और यहाँ पे देखिए टाइमिंग जो है 3 आवर्स है, और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 100 हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी एंड 2 जो है आंसर एनी अदर 4 क्वेश्चंस। कुछ भी है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम है और आपको ये जो इसका फॉर्मेट है ये पता चल गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे, ये देखिए हिंदी मीडियम है हमारे पास, हम इंग्लिश मीडियम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन पेपर है और हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो मार्क्स हैं इसके 100 हैं, और जो आपकी टाइमिंग है वो 3 घंटे है, 3 आवर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए हैं कौन कौन से हैं। और यहाँ पे हमारा दूसरा जो है, पहले क्वेश्चन के 2 भाग हैं वहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन है। उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि शिशु के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित का क्या अभिप्राय है। यहाँ पे इन्होंने हमारे हमसे एग्जाम्पल मांगा है, क्या मतलब है जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, बस वही है स्टूडेंट्स, क्या समझते हो आप संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे पहला स्टेप है आपको बताना है, ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल है इनकी क्वेश्चन की। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, संवेदी क्रियात्मक विकास की 5वीं उपावस्था के दौरान प्रयोग करना। संज्ञानात्मक विकास है वहाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में 5वीं उपावस्था के दौरान प्रयोग करना, और 5वीं उपावस्था हमें बतानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं
आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसका हल लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत सारी बातें की हैं मैंने, आपके मन में यही होगा कि कहीं मैडम ने ये हमें सिर्फ क्वेश्चन तो नहीं बताए हैं। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा ही है कि हम हल करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पांचवी उपावस्था हमें बतानी है। पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की पांचवी तथा छठी अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो ये डिटेल में आप लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है, इसका एक ही लाइन है, पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास, और इसकी पांचवी उपावस्था है। और ये आपको जो है पांचवी उपावस्था लिखनी है। आपको आगे आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको छठी उपावस्था लिखनी है। तो यहाँ पे इसी बीच में आपको छठी उपावस्था नहीं लिखनी है, आपको पांचवी उपावस्था ये निम्नलिखित है ऐसा ही लिखना है। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है आपका अच्छी तरीके से शुरुआत होगी इसकी यदि आप ये वाली लाइन लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है। मैं आपको बता दूँ, सॉरी, ये तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको लिखनी है पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की पांचवी अवस्था। ये यहाँ पे अवस्थाएं लिखा हुआ है, आपको अवस्था लिखनी है, अवस्था निम्नलिखित है, ये पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम शुरू कर लेती हैं। हमारी पांचवी उपावस्था हमें क्या कहती है? बच्चों की जो पांचवी उपावस्था होती है, जिस अवधि में बच्चों की विचार शक्ति में परिवर्तन आते हैं, ये अवधि 12 से 18 महीने तक होती है। इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवधि का उल्लेख इस प्रकार है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जिस अवधि में बच्चे सोचना समझना शुरू कर देते हैं, सोचने समझने में उनके माइंड लेवल में परिवर्तन आते हैं, और ये जो समय है 12 से 18 महीने तक का होता है, और इसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और आगे हमारे पास है पियाजे का बेटा डबल रोटी के एक टुकड़े से खेल रहा था, तो वह बार बार इस टुकड़े को गिराता। उसने डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े भी किए और उन्हें भी एक एक करके गिराता गया, और टुकड़ों को गिराते हुए वह उन्हें ध्यानपूर्वक देखता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब 12 से 18 महीने तक के बच्चे होते हैं, इतने समझ तो रखते ही हैं, वो यही बच्चा खेल रहा है जो हमें यहाँ पे पियाजे द्वारा ये जो डिटेल से बताया गया है, तो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बच्चा एक बच्चा एक डबल रोटी के साथ खेल रहा है, और वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नीचे फेंक रहा है और उनको देख रहा है। तो टुकड़ों को गिरते हुए वह उन्हें ध्यानपूर्वक देख रहा है। इससे पहले की अवधियों में शिशु की अभिरुचि केवल टुकड़ों को गिराने में ही थी। किसी चीज़ को गिराना ही उसके लिए मात्र मनोरंजन था। ये देखिए, वो बच्चा, मैंने आपसे कहा ना कि वो बच्चा खेल रहा है और ये मनोरंजन है उसका, क्योंकि वो एक बच्चा है, और इन्हीं सब बातों से वो बहुत कुछ सीख भी रहा है और खेल भी रहा है, उसका मनोरंजन भी है और उसका मन भी लगा हुआ है इस खेल में। लेकिन अब इस घटना में डबल रोटी के टुकड़ों को मात्र गिरते देखकर ही खुश होने के बजाय वह टुकड़ों के गिरने के ढंग का अवलोकन करता है। अगले दिन खेल के दौरान उसने अलग अलग वस्तुएं, अपना खिलौना, एक डिब्बा, एक गेंद गिराई, और डबल रोटी के टुकड़ों के साथ किए गए अपने प्रयोग को इन वस्तुओं के साथ दोहराया। उसने इन वस्तुओं को गिराने के तरीकों को भी बदला। कभी वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन्हें गिराता और कभी अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर वस्तुओं को गिराता। देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, पहले तो वो बच्चा मनोरंजन कर रहा है, वो बच्चा देख रहा है सीधे तरीके से, डबल रोटी के टुकड़े हैं उसके हाथ में और वो सीधे तरीके से नीचे फेंक रहा है और उनको देख रहा है कि कैसे गिर रहे हैं। और अगले दिन जब वो खेल रहा है तो वो गिराने की दिशा जो है उसने बदल दी है, कभी तो पीछे से गिराता है, कभी वो ऊपर से हाथ करके गिराता है। तो यहाँ पर ही हमें बताया गया है कि उसने वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई से गिराने का भी प्रयोग किया। तो जब वस्तु किसी नई जगह में गिरती तो वह उस वस्तु को उसी जगह 2-3 बार फिर गिराता और फिर वह उसे किसी अलग जगह में गिराता। इस सभी घटनाओं में वह ध्यान और अभिरुचि के साथ वस्तु को गिरते हुए देख रहा है, ध्यान से और इंटरेस्टिंग तरीके से वस्तु गिरती है और वो उसे देख रहा है। बच्चे ने वस्तुओं को इससे पहले कई बार गिराया था, पर अब उसके गिराने की क्रिया में भिन्नता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा जो है उसी वस्तु को पहले भी गिराता था और वो अब भी गिराता है, लेकिन अब उसकी जो वस्तुएं गिराने का तरीका है वो बहुत अलग है। और यहाँ पे
आगे हमारे पास है, इससे पहले की अवस्थाओं में वह एक क्रिया को मात्र इसलिए दोहराता था क्योंकि उससे वह दिलचस्प लगती थी। वह वस्तुओं को गिराता था क्योंकि वस्तुओं को गिराने की क्रिया मनोरंजक थी। वह गिराने की इस क्रिया में परिवर्तन नहीं करता था, परंतु अब वह किसी क्रिया को मात्र दोहराकर संतुष्ट नहीं होता। दोहराने के लिए वस्तुओं को केवल गिराने के बजाय बच्चा अपने तरीके से भिन्नता करता है। वह वस्तु को भिन्न भिन्न तरीके से गिराता है। वह देखना चाहता है कि नतीजे में क्या अंतर है। तो ये पहली जो थी पांचवी उपावस्था थी कि पांचवी उपावस्था में बच्चा कैसे मनोरंजन करता है अपना, कैसे सीखता है और खेलता है। बहुत ही सीधा तरीका है स्टूडेंट्स, आपको याद हो गया होगा। इसमें है कि पहले बच्चा डबल रोटी का टुकड़ा गिरा रहा है और सीधे तरीके से, अगले दिन उसने एक टुकड़ा गिराया एक अलग तरीके से, उसके इस गिराने में भिन्नता थी, तो ये तौर तरीके उसने बदल दिए हैं। तो यही सब बातें हैं इसमें, इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का है स्टूडेंट्स। तो आपको इतना ही लिखना है, बस जितना मैंने आपको पांचवी उपावस्था बता दी है इतना ही लिखना है। आपको खुला खुला करके लिखना है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया आपको उतना ही लिखना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसी दूसरे क्वेश्चन में 15 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। दूसरा जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, संवेदी क्रियात्मक विकास की छठी उपावस्था के दौरान मानसिक संकलन। देखिए यहाँ पे मानसिक संकल्पन में आपको उलझना नहीं है। पहले हमने पांचवी उपावस्था बताई थी, तो यहाँ पे हमने अब बतानी है कौन सी उपावस्था बतानी है स्टूडेंट्स, छठी। देखिए यहाँ पे पांचवी उपावस्था और छठी उपावस्था, आपको और कुछ नहीं उठाना है इसमें। ओके, मानसिक संकल्पन में नहीं उलझना है, प्रयोग करना में नहीं उलझना है। पहले तो पांचवी उपावस्था है जो बच्चे के विकास में संवेदी क्रियात्मक विकास, क्रियाएं हैं, बच्चा क्रियाएं करता है, उसका विकास होता है। कैसे विकास होता है, पांचवी उपावस्था। और आगे हमें बताना है कि कैसे छठी उपावस्था में उसका क्रियात्मक विकास होता है, कैसे क्रियाएं बच्चा करता है और सीखता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इतना ही लिखना है आपको। देखिए ये आपके 7 नंबर तो पक्के ही हैं स्टूडेंट्स, इतना ही लिखना है आपको। बहुत शॉर्टकट मैंने आपको बताया है और कोई नहीं रोक सकता है आपको पूरे अंक देने में। तो छठी उपावस्था है स्टूडेंट्स। छठी उपावस्था में बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा 18 माह से लेकर 24 माह तक अपने सोचने के ढंग में भारी बदलाव लाता है। वह संवेदी क्रियात्मक अवधि की छठी उपावस्था है। जो बालिका पांचवी उपावस्था में थी उसने समस्या को इस प्रकार सुलझाया। देखिए पांचवी उपावस्था का यहाँ पे जिक्र है, जो वो कहते हैं जो बालिका पांचवी उपावस्था में थी तो उसने समस्या को इस प्रकार सुलझाया है। कैसे सुलझाया है देख लेते हैं। छठी उपावस्था में उसने उस समस्या को कैसे सुलझाया, उसने चेन के एक छोर को माचिस की डिब्बी में डाला। उसने चेन ली, चेन के एक सिरे को उसने माचिस की डिब्बी में डाल दिया और फिर वह शेष चेन को थोड़ी थोड़ी करके डिब्बी में डालने का प्रयास करने लगी। वह थोड़ी सी ही चेन डिब्बी में डाल पाई थी कि चेन बाहर गिर गई। उसने चेन उठाई और उसे डिब्बी में डालने की को फिर से प्रारंभ किया। चेन पहले की तरह फिर से बाहर गिर गई। एक के बाद एक लगातार 15 बार उसने इस तरीके को आजमाया और हर बार नतीजा एक ही रहा। तो यहाँ पे छठी उपावस्था में स्टूडेंट्स हमें बताया गया है, पांचवी उपावस्था में थी कि वो डबल रोटी के टुकड़े थे, वो गिरा रहा था, तो पहले सीधे तरीके से और फिर उल्टे तरीके से। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उस गुड़िया ने एक चेन ली और उसने चेन का एक सिरा डिब्बी में डाला और वो दोबारा से वो सारी की सारी चेन उसमें डालने लगी, लेकिन वो फिर से बार बार बाहर गिर रही थी। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक स्टोरी की तरह है स्टूडेंट्स। एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। कह रहे हैं कि जब बार बार वो डिबिया में जो चेन थी वो डाल रही थी तो उसका जो रिजल्ट था एक ही था। क्या था कि वो बार बार फिसल जाती थी और बाहर गिर जाती थी। अगला स्टूडेंट्स हमारे पास आगे है, छठी उपावस्था में बालिका ने समस्या का हल कैसे निकाला। अपनी पहली 3 कोशिशों के दौरान उसने चेन को थोड़ा थोड़ा करके डिब्बी के अंदर डालने की कोशिश की,
पर फिर भी वह चेन को डिब्बी में नहीं डाल पाई। चौथा प्रयास भी उसने इस क्रिया के अनुसार आरंभ किया, परंतु फिर वह कुछ समय के लिए रुकी और ऐसा लगा जैसे वह सोच रही हो, अर्थात समस्या का हल मानसिक स्तर पर निकालने की कोशिश कर रही हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है हमें कि जब गुड़िया ने दोबारा फिर से कोशिश की उस चेन को डिबिया के अंदर डालने की, लेकिन फिर भी उसका जो रिजल्ट था वही रहा। वो डिबिया में चेन को नहीं डाल पाई, पूरी की पूरी चेन डिबिया में नहीं डाल पाई। तो उसका जो चौथा प्रयास था वो भी ऐसे ही गया। तो बच्ची कुछ सोच रही है, उसका यहाँ पे मानसिक विकास हो रहा है। बच्ची सोच रही है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, वो इसका हल ढूंढ रही है कि ये क्यों चेन जो है डिबिया के अंदर नहीं जा रही है। वो सोच रही है कि मुझे सारी की सारी चेन डिबिया के अंदर डालनी है, लेकिन ये नहीं जा रही है। वो इसका एक और अलग से उपाय सोच रही है। आगे चलते हैं। तत्पश्चात विश्वस्त होकर उसने चेन को पास ही एक समतल स्थान पर रखा और उसका गोला सा बना लिया और फिर इस गोले को उठाकर डिब्बी में डाल दिया। तो देखिए कितना आसान है ना। पहले उसको हल नहीं मिल रहा था, पहले उसने तो आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास दो समाधानों के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। दूसरी बालिका को समाधान अचानक नहीं मिला और इसके विपरीत पहले समाधान सोचा, फिर उपाय के अनुसार क्रिया की गई। पहला यहाँ पे हमें दूसरी बालिका को समाधान अचानक नहीं मिला। दूसरी बालिका कौन है स्टूडेंट्स? दूसरी बालिका है पांचवी उपावस्था, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, जो क्वेश्चन था पांचवी उपावस्था में वो उस बालिका ने वहीं पे वो जो गेम थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पे ये जो पहले वाली यहाँ पे छठी उपावस्था में जो बालिका ये जो प्रयास कर रही है किसी चीज़ को, किसी काम को सुलझाने का, यहाँ पे ये क्रिया है जो वो कर रही है, चेन को डिब्बी में डाल रही है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास है यही उसके बारे में बताया गया है हमें। अचानक नहीं मिला, इसके विपरीत पहले समाधान सोचा गया, फिर उपाय के अनुसार क्रिया की गई। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो पांचवी उपावस्था थी वो छठी उपावस्था वाली बालिका से वो बालिका छोटी थी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी है, बड़े लोगों का जो होता है दिमाग ज़्यादा चलता है, सोचते हैं तो वो कुछ कर भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर भी उसने सोचा और उसने क्रिया की, लेकिन उसको समाधान नहीं मिला। यहाँ पे छठी उपावस्था में उस बालिका ने सोचा और उसे समाधान मिल गया, क्योंकि उसका जो माइंड लेवल था उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में था उसका माइंड लेवल, यहाँ पे ये चेन वाली बालिका का। तो आगे है, इस बालिका ने समस्या का समाधान करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, सोच विचार कर हल ढूंढने का। इसका तात्पर्य है कि अब वह कार्य की मानसिक संकल्पना कर पाई और विचार और कल्पना द्वारा समस्या का हल ढूंढ पाई। अब कार्य का हल निकालने के लिए उसे कार्य को वास्तविक रूप से नहीं करना पड़ा, अर्थात घटनाओं की मानसिक संकल्पना कर पाने की यह योग्यता छठी उपावस्था का प्रमाण है। संक्षेप में, इस आयु तक पहुंचते ही बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। देखिए यहाँ पे बता दिया है ना इन्होंने कि वो बच्चा छोटा था, उसकी आयु कम थी और उसके हिसाब से उसका जो माइंड लेवल था वो कम था। तो छठी उपावस्था में माइंड लेवल अच्छा था। उस बच्ची ने सोचा, उस बच्ची ने उस क्रिया का समाधान किया। स्टूडेंट्स, इन बातों को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों स्टोरियां हैं। एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का है। 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान है दोनों, तो आप लिख पाओगे। संक्षेप में, इस आयु तक पहुंचते ही बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। अब से बच्चे की जो ग्रामर क्रियाएं अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाती हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन के 2 भाग थे स्टूडेंट्स 15 नंबर के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन है। 1 वर्षीय बच्चे की माँ को उसके बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या 5 बातें सुझाएंगे, बताइए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क में हमसे पूछा गया है कि 1 वर्षीय जो 1 साल का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है, उसकी माँ उसे भाषा बोलना सिखा रही है। तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? कौन सी बातें हैं? 5 बातें बताइए कि कैसे वो उस बच्चे को भाषा सिखाने के तौर तरीकों की तरफ ले जाएगी। ख भाग है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 वर्षीय बच्चों के संदर्भ में बताइए कि वे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरह पहले 5वीं उपावस्था थी, उसके बाद 6ठी उपावस्था थी। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में है पहले 1 वर्षीय बच्चा भाषा बोलना सीख रहा है, कैसे सीखेगा। तो यहाँ पे ख भाग है 3 वर्षीय बच्चा भाषा बोलनी कैसे सीखेगा। तो ये भी देखिए स्टूडेंट्स 15 नंबर के क्वेश्चन है। जो 1 वर्षीय बच्चा है उसके 5 नंबर हैं और जो 3 वर्षीय बच्चा है उसके 10 नंबर हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन का 1 वर्षीय बच्चे की माँ उसको उसके बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या 5 बातें सुझाएंगी। तो चलिए आंसर है हमारे पास, बच्चे अपने आसपास वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा और वह भाषा जो वयस्क क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है आपको। बड़े जो होते हैं, बड़े पेरेंट्स होते हैं वो वयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं और वयस्क, उनको वयस्क कहा जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं बड़े, या फिर किसी भी बच्चों से बड़े हों, कोई भी बड़ा है, आपके दादा हैं, दादी हैं, ताया हैं, ताई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, कोई भी आपसे बड़े हैं वो वयस्क हैं और आप बच्चे हो, ठीक है। तो बच्चे अपने आसपास वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा और वह भाषा जो वयस्क विशेष तौर से बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त करते हैं, इन सबको सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल सीखते हैं। तो वयस्क बच्चों के साथ कैसे बातें करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है वयस्कों की भाषा में प्रयुक्त कठिन उच्चारणों को सरल बनाकर इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे उनकी आसानी से नकल कर सकें और बोल सकें। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में घूमने की जगह घूमी, नहाने की जगह नाई का इस्तेमाल किया गया है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हो ना बच्चे को नाई नहीं करनी है, आपको नाई नहीं करनी है, चलो नाई नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमसे यहाँ पे बताया गया है। तो घूमने की जगह देखिए घूमना, घूमी करनी है, घूमी करेंगे, अब हम घूमी करेंगे। ऐसे एक माँ जब होती है वो बच्चे को बोलती है, या पिता बोलते हैं लाड करती हुई उसको सिखाने के लिए। तो वैसे वैसे ही बच्चा जो वो बातें हैं वो सुनता है, तो उसके पीछे पीछे मतलब उसका माइंड जाता है। तो धीरे धीरे सुनते सुनते ही वो सीखता है। आगे चलते हैं। साथ ही हम यह भी समझते हैं कि अले शब्द में र के स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट। देखते हैं ना, जैसे बच्चों को कहते हैं अली 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 क्यों लो रहा है मेरा बेटा, अली अली ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और घुमी में घ के स्थान पर ग का, इन शब्दों का उच्चारण बच्चे आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्दों की अपेक्षा संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। ऐसे संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बच्चों के लिए सरल बन जाते हैं और वे शीघ्र ही समझ जाते हैं कि उनसे क्या कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है उपयुक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है, जैसे गुम्मी गुम्मी, नाई नाई आदि। इन शब्दों के बार बार उच्चारण से बच्चों का ध्यान इन शब्दों पर केंद्रित होता है और इन शब्दों को वे जल्दी ही सीख जाते हैं। कुछ भी मुश्किल पॉइंट नहीं है। एक शब्द को बार बार से यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय वयस्क ऊंचे स्वर और शब्द के लहजे अर्थात अनुतान का इस्तेमाल करते हुए स्नेहमयी लय में धीरे धीरे शब्द बोलते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है और बच्चे के लिए उसे सुनकर सीखना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। कौन सी उपावस्था है यहाँ पे, 1 वर्ष का बच्चा। तो देखिए मैं आपको दोबारा से फिर से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 1 वर्षीय बच्चे की माँ उसे सिखा रही है। तो ये 5 नंबर का देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बहुत है और खुला खुला करके आपको लिखना है, बहुत है 5 नंबर का, इतना ही लिखना है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन, 3 वर्षीय बच्चे के संदर्भ में बताइए कि वे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर शुरू करते हैं। प्रमुख रूप से भाषा हमारी भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने, सामाजिक संपर्कों तथा संबंध स्थापित करने, उन्हें बनाए रखने और समाज तथा संस्कृति को समझने में सहायक होती है। शुरू में बच्चे इन सभी लक्ष्यों के लिए भाषा का प्रयोग
शुरू शुरू में बच्चे इन सभी लक्ष्यों के लिए भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते, किंतु जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके भाषाई कौशलों में सुधार आने लगता है और वे सभी कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ये 3 वर्षीय बच्चे के लिए आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप अपनी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं और कितनी समझ रखते हैं वो आप कैसे शुरू करना है, लेकिन उसके जो पॉइंट है आकर्षक होने चाहिए, जो डिटेल है आपके लिए आकर्षक होनी चाहिए। और ये भी आप यदि आप ये सब लिख देंगे फिर तो अच्छा ही है। शुरू शुरू से में बच्चे इन सभी लक्ष्यों के लिए भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, किंतु जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें भाषाई कौशलों में सुधार आने लगता है और वे सभी कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। शुरू 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 में बच्चे तो बोलते ही नहीं हैं स्टूडेंट्स, बोल नहीं पाते हैं, वो समझते हैं अपने बड़ों के साथ रोचक तरीके से उनके साथ घुलते मिलते हैं, फिर ही वो भाषा में कुछ बातें समझते हैं, कुछ माइंड लेवल उनका रिपीट होता है तो बच्चे भाषा के पीछे दौड़ते हैं, फिर वो बच्चे भाषा को समझने लगते हैं और फिर बोलने लगते हैं। शाला पूर्व बच्चों की लगभग सभी क्रियाओं में बातचीत शामिल होती है। खेलते हुए भी बच्चे अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया के बारे में अपने आप बोलते हुए टिप्पणी करते हैं। ये बोलना बच्चों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। शोधों के से पता चलता है कि शुरू शुरू में जब बच्चे पहले बोलना सीखते हैं तो प्रत्येक क्रिया के बाद टिप्पणी करते हैं, क्योंकि 2 वर्षीय बालिका एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। यदि 2 वर्षीय बालिका कुछ कर रही होती है और वयस्क उसे कुछ निर्देश देते हैं तो उसका ध्यान उस कार्य में से बढ़ जाता है, हट जाता है उस कार्य से, अर्थात एक समय पर वह एक चीज़ पर ही ध्यान दे सकती है। तो आपको पता होना चाहिए जो छोटे बच्चे हैं वो एक समय पर एक ही कार्य करेंगे, दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि हम उन्हें पजल करेंगे तो उनका माइंड लेवल भी पजल हो जाएगा और बच्चे आसानी से कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं। बाद में बच्चों के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं होता, अर्थात अब वे वयस्कों से के निर्देशों को खेलते हुए कुछ करते हुए सुन सकते हैं और उनका ध्यान भी भंग नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये नंबर क्वेश्चन है जो है 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित तो यहाँ पे ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका। अब कुछ 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। 4-4.5 वर्ष के होने पर अर्थात शाला पूर्व अवस्था के अंत तक वे इस भाषा का अभ्यांतरीकरण करने लगते हैं। अब कुछ करते समय वे की जाने वाली क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए हमेशा ऊंचा नहीं बोलते। शालापूर्व बच्चों में बच्चे बोले गए शब्दों को समझकर घटनाओं और वस्तुओं के वर्गीकृत कर पाते हैं, वस्तुओं को वर्गीकृत कर पाते हैं। फैंटेसी अभिव्यक्त करने के लिए भी बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। वे रोचक कहानियाँ सुनाएंगे। अगर कोई सुनी हुई कहानी सुनाएंगे तो यही सही क्रम में सुनाते हैं। फैंटेसी मतलब किसी भी बच्चे जब बोलते हैं तो सीधी भाषा में बोलते हैं, सीधी लय में बोलते हैं, वो उनको इधर उधर नहीं कर पाते। बच्चों का सुनकर एक सीधी लय में बोलना, बच्चों का अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाना, बच्चों का बड़ों को सुनकर अपना आप उनके सामने प्रकट करना, उनकी तरह से बोलने की कोशिश करना, वो फैंटेसी ही कहलाता है। आगे चलते हैं। अगर कोई सुनी हुई कहानी सुनाएंगे तो सही क्रम में सुनाते हैं। फैंटेसी के दौरान बच्चे अपने भाषाई कौशल पर प्रयोग और अन्वेषण कर रहे होते हैं। अतः भाषा संज्ञानात्मक संकल्पनाओं को प्रतिकामक शब्द प्रदान करती है। शाला पूर्व बच्चे किसी भी वार्तालाप को जारी रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। वे प्रश्न पूछने की तकनीक के साथ साथ अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का ब्यौरा भी देते हैं। वे अपने खिलौनों, योजनाओं और परिवार में घटित घटनाओं के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार बच्चे भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं और सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं। बहुत आसान सा पॉइंट है, आसान सी बातें हैं, आपको याद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो था आपका क्वेश्चन, आपको इतना ही लिखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 10 नंबर लेने हैं आपको, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। बस अच्छी बातें और सही बातें आप लिखिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो आंसर है आपका कम है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट आंसर बताए हैं। तो मैंने सुना है कि उन्होंने जो वो आपकी जो रिटर्न शीट है स्टूडेंट्स, आंसर शीट जो है आपको लिखनी है, रिटर्न शीट
वो भी उन्होंने इसी के हिसाब से दी है। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, 10 नंबर वाले जो आपको लिखने हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट्स आगे मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी इसी क्वेश्चन पेपर के, तो आप तब तक इन क्वेश्चन को याद कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये सारा क्या आपको सारा पेपर सॉल्व करना है, चाहते हैं आप कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊं? यदि चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बताइए। तो चलिए मुझे आगे दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ये सारी जो स्टडी है आपको करने में आसानी हो। तो चलिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।